अगर आपका सेक्शन ए बी स्ट्रांग है ना तो ये बहुत सिग्निफाई करता है कि आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग। भाई इन्वेंट्री में परचेज और कॉस्ट की गलती कर दी और रिसीवेबल डेज निकालते हुए फॉर्मूला क्या है दोस्त? थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नर्वसनेस सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जो कहे कि एग्जाम का फियर नहीं है, सबको लगता है थोड़ा थोड़ा डर। हर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ा थोड़ा होता है। पास्ट इन्फॉर्मेशन पे भी वर्क करता है और पब्लिक पे भी। किस पे नहीं करता? प्राइवेट पे। तो डिपॉजिट रेट हमेशा लोअर रेट होता है, बोरोइंग रेट बैंक का हायर रेट होता है। मेरे दोस्तों, आज फिर आपके बीच इस बार क्या लेके आए हो सर? एफएम एग्जामिनर रिपोर्ट। तो एफएम की एग्जामिनर रिपोर्ट को समझेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको, मेन मिस्टेक्स बताऊंगा। भाई एग्ज़ाम का टाइम है, प्रीशियस टाइम है, तो वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या एग्जामिनर हमें कहना चाहता है, क्या वो समझाना चाहता है, समझते हैं। भाई एग्जामिनर जब खुद ही बता रहा है कि क्या गलतियां नहीं करनी है, एटलीस्ट वो तो मत करो, वो तो समझो। तो चलो मेरे साथ देखो। तो सबसे पहले करेंगे सेक्शन ए की बात। सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में हम क्या क्या गलती करते हैं? भाई 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों की बात कर लेंगे। सेक्शन ए और बी के लिए वही फंडा सेम रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो मैं हर बच्चे को बोलता हूं। सेक्शन ए बी के लिए 2 ही बातें याद रखनी है। सर कौन सी 2 बातें? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर बच्चे का कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है ना, तो सेक्शन ए में कहाँ मात खा जाता है कई बार बच्चा, रिक्वायरमेंट को रीड ढंग से नहीं करता। या तो आप रीड ढंग से नहीं कर रहे हो या आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। देखो दोनों में से एक ही रीजन है सेक्शन ए बी वीक होने का। अगर आपका सेक्शन ए बी स्ट्रांग है ना, तो ये बहुत सिग्निफाई करता है कि आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। चलो देखो मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को देखो, जल्दी जल्दी करना। एग्जामिनर रिपोर्ट, एफएम एग्जामिनर रिपोर्ट, पास्ट कम से कम 4-5 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है, तब जाके आपके लिए कुछ क्रिस्प पॉइंट निकाले। तो जरा देखो, आई होप ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करे आपके एग्जाम में गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो पहला आता है कैलकुलेट आईएनसी कंपनी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। क्वेश्चन 1 लेके आओ मैं एक। एग्जामिनर कहता है कि इस क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत गलती करी, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आया। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट आईएनसी कंपनी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। बात करता है कि हमें बोला गया कि होल्डिंग पीरियड निकालो, तो ये कुछ वर्किंग कैपिटल रेशियोज की बात नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल रेशियो से है। तो क्या सर आप रेशियो पढ़ाओगे? ऑब्वियसली नहीं, वो सब तो इस लेवल पे आपको आता ही है। मैं तो आपको बताने आया हूं क्या कॉमन मिस्टेक एग्जामिनर ने देखी। क्या आप करते हैं मिस्टेक? यूजिंग परचेज इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फॉर इन्वेंट्री डेज। सर इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन, बताओ, परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल, अपॉन परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल। दोस्त पेबल पेमेंट पीरियड नहीं निकाल रहा हूं, उसमें हम क्रेडिट परचेज लेते हैं, ये इन्वेंट्री है, क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ सेल। इतनी सी गलती कैसे कर सकते हो? तो क्यों हो रही है ये गलती? क्लियर नहीं है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया परचेज की जगह, परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ सेल ले लिया। लेना क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल लेना है दोस्त, परचेज नहीं। यूजिंग परचेज इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल फॉर इन्वेंट्री डेज, फॉरगेटिंग टू एडजस्ट रेवेन्यू फॉर कैश सेल्स व्हेन कैलकुलेटिंग रिसीवेबल डेज। भाई इन्वेंट्री में परचेज और कॉस्ट की गलती कर दी, और रिसीवेबल डेज निकालते वक्त फॉर्मूला क्या है दोस्त रिसीवेबल डेज का? सर जल्दी से बता दो। एवरेज रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल, नॉट टोटल सेल। अगर ना दी हो तो टोटल सेल ले लेता। मैं क्या बोलता हूं क्लासेस में कि बच्चों नहीं दी है तो टोटल सेल ले लो, वरना क्रेडिट सेल लेनी। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, समझते हो कैश और क्रेडिट में डिफरेंस? होपफुली तो वो आप निकाल लो। ऑलवेज रिमूव कैश सेल व्हेन कैलकुलेटिंग रिसीवेबल एंड यूज करेक्ट फिगर फॉर ईच रेशो। तो बच्चा ये आपकी दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, एग्जाम दिसंबर 23 एग्जामिनर रिपोर्ट से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और इसमें बच्चों ने क्या मेजर गलती करी वो आप लोग नहीं करना। तो रेशो, उसको वर्किंग कैपिटल रेशो पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन का लेवल देखो, उसमें भी एग्जामिनर रिपोर्ट ने इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया है। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसका मतलब सिर्फ मैं एक बात समझता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने गलती करी है। और जब ऐसे क्वेश्चन में मैं गलतियां देखता हूं, एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ता हूं ना, आई रियली फील बैड फॉर द स्टूडेंट्स। उन्हें आता है सब कुछ, बट वो ये छोटी छोटी चीजों में ना सिली मिस्टेक कर जाते हैं। और फिर ये क्या है, एमसीक्यूज क्या है? साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं ना? साइलेंट किलर। हिटमैन देखते हो ना, हिटमैन क्या होता है? कब गोली लग गई पता भी नहीं चलता। इनकी भी कुछ ऐसी गोलियां हैं, पता ही नहीं चलता कि अपन सही करके आए हैं गलत करके आए हैं। अपन अपने साइड कॉन्फिडेंट रहते हैं, एग्जाम डे में हिट करती है ये गोली आके कि भाई ये तो गलत हो गया, हम तो सोच रहे थे, दिल लगा के आए थे, बट वहां से तो यस आया ही नहीं। ठीक है सर, और देखो ये क्या आ गया,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तो और रिसेंट दिसंबर 24 एग्जामिनर रिपोर्ट दिसंबर 24 से निकाला हुआ क्वेश्चन। क्या है सर? यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल व्हाट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट कैप इज 42 मिलियन एंड डिविडेंड 7 मिलियन ग्रोइंग एट 2%। सर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल टेस्ट किया है, इसमें भी क्या अपन गलती कर सकते हैं? करते हैं बच्चे। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, क्या गलती करते हो? फॉरगेटिंग टू एडजस्ट डिविडेंड फॉर ग्रोथ, प्लेन डिविडेंड ले लिया। क्या फॉर्मूले में ग्रोथ एडजस्ट करते हो? नहीं करते हो। D0 दिया है तो D1 निकालते हो? नहीं निकालते हो। कैसे निकालते हो? D0 इंटू 1 प्लस D। तो यहां नहीं करोगे क्या? यहां ग्रोथ एडजस्ट नहीं करोगे। तो बच्चे ग्रोथ को एडजस्ट करना है। फॉरगेटिंग टू एडजस्ट डिविडेंड फॉर ग्रोथ, नॉट एडिंग ग्रोथ रेट बैक इनटू फॉर्मूला। अरे ग्रोथ रेट ऐड भी तो होता है फॉर्मूले में, ग्रोथ रेट ऐड भी तो होता है, नहीं होता? क्या फॉर्मूला है? D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। यहां ग्रोथ रेट क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? ऑलवेज अप्लाई ग्रोथ रेट बिफोर डिवाइडिंग एंड रिमेंबर टू ऐड इट बैक टू द रिजल्ट। सही बताओ ना? तो ये ना पॉइंट कर रहा है कैलकुलेशन ब्लंडर। कई बच्चों को इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और मैंने देखा है, ये प्लस करना नहीं जानते हैं। मतलब प्लस करना तो जानते हो बट कब प्लस करना ये नहीं जानते। डिवाइड करके इस फॉर्मूले में ये प्लस होगा। ऑलवेज अप्लाई ग्रोथ रेट बिफोर डिवाइडिंग, तो ग्रोथ रेट को पहले अप्लाई कर देना है, फिर उसे डिवाइड कर देना है, फिर प्लस करना है बिफोर डिवाइडिंग। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान रखोगे मेरे दोस्त? आप तो नहीं करोगे गलती? सीख गए आज? ठीक है, जल्दी जल्दी सीखते जाओ यार। बहुत क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं, गलतियां बता रहा हूं। क्या गलती नहीं करनी है जो एग्जामिनर ने बताई वो आपको समझा रहा हूं। दो बातें समझे। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में अपन ने रेशोज में क्या क्या गलती करते हैं वो अपन नहीं करेंगे। रेशो में ध्यान रखेंगे, सही चीज लेनी है। इतने सिंपल फॉर्मूला, 2 मार्क्स जिंदगी बदल देता है। 48 वाले से पूछो 2 मार्क्स की क्या वैल्यू है? क्या ये 2 मार्क्स ऐसे हैं कि जो हमें नहीं ऑब्टेन करने चाहिए थे, दे देने चाहिए थे? क्या मुश्किल है? बहुत बहुत टफ एग्जाम आया सर। क्या ये बहुत टफ है यार? 23 24 में ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ये गलती करना, ये क्या बहुत मुश्किल है? क्यों हो रही है ये गलतियां? एंग्जाइटी, नर्वसनेस। अरे वो 3 घंटे में मस्त अपना परफॉर्म दो ना। इतने टाइम की मेहनत, उस 3 घंटे में जाके नर्वस हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नर्वसनेस सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है कि जो कहे कि एग्जाम का फियर नहीं है। सबको लगता है थोड़ा थोड़ा डर, हर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ा थोड़ा होता है, बट उसी को कंट्रोल करना है। वरना आप में और अनप्रिपेयर्ड बच्चे में क्या फर्क है? आप तो प्रिपेयर्ड हो ना, तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखो अपने अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो। हेजिंग फॉरेन करेंसी, अब लेके आया हूं फॉरेन करेंसी का। अब ये फॉरेन करेंसी तो पता नहीं बच्चों को क्या इशू है कि ये एरिया से बहुत डर लगता है। अरे इतना मुश्किल नहीं है, मेरी क्लासेस देखो, इस पे मैंने पूरा बता रखा है कि कैसे आप फॉरेन करेंसी को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या तरीके हैं। पूरा रट्टा बना रखा है इस टॉपिक के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फर्स्ट करेंसी, सेकंड करेंसी, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, कब आपको क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे क्या गलती करी है। अ कंपनी ओज पाउंड 4 लाख इन 4 months, वट यूएसडी पेबल यूजिंग फॉरवर्ड रेट। हुआ क्या है कि अपन को पाउंड ओ करते हैं, हमें किसी को पाउंड पे करने हैं, हम डॉलर में रहते हैं। कैसे पता लगा? कहते हैं 4 लाख पाउंड ओ करते हैं, हमें किसी को पाउंड देना। अच्छा, पाउंड और डॉलर में बड़ी करेंसी कौन सी होती है? पाउंड होती है ऑब्वियसली। यहां पे कहता है कि स्टूडेंट ऑफन मल्टीप्लाइड इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय फॉरवर्ड रेट। स्टूडेंट ने क्या गलती करी? उनको ये नहीं पता कि रेट को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। बच्चे क्या करते हैं? व्हेन यूजिंग फॉरवर्ड रेट ऑलवेज डिवाइड व्हेन बाइंग फॉरेन करेंसी। देखो मैंने इससे भी सिंपल लॉजिक आपको बता रखा है क्लासेस में। हमेशा ध्यान रखना डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल। मैंने क्या बात बताई थी? एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। अगर डायरेक्ट कोट की बात करते हो मतलब $1 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज, 50 रुपीज। जब अपन कहते हैं 1 एंड मोर देन 1, अदर करेंसी इज मोर देन 1, दैट इज डायरेक्ट कोट। बट इफ इट इज $1 एंड अदर करेंसी इज लेस देन 1 पॉइंट में, तो वो इनडायरेक्ट कोट कहलाता है। तो दोनों के लिए बहुत सिंपल सा रूल बना दे। देखो थोड़ा सा बता रहा हूं अभी, बहुत ज्यादा नहीं। अगर बिगर टू स्मॉलर करेंसी, बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाओगे तो हमेशा क्या होगा? अगर आपको डॉलर से रुपीज में जाना है बच्चों, क्या होगा? और स्मॉलर टू बिगर करेंसी, तो ध्यान रखो बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाते वक्त हमेशा क्या होगा बच्चा? मल्टीप्लाई। एंड स्मॉलर टू बिगर करेंसी, अगर आप छोटी करेंसी से बड़ी करेंसी पे जा रहे हो तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ध्यान रखी जाएगी ये बात। देखो कॉमन सेंस है। अगर मैं $10,000 है,
और $10,000 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं रुपीज में। बिगर करेंसी क्या है? $10,000, और उसको कर रहा हूं कन्वर्ट रुपीज में। तो रुपीज ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। और रुपीज ज्यादा मिलने, ज्यादा कैसे आएगा? 10,000 से ज्यादा कैसे आएगा? डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके। पर किस केस में? डायरेक्ट कोड में। और अगर आप स्मॉलर से बड़ी करेंसी में जा रहे हो, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि मुझे $10,000 के कितने डॉलर मिलेंगे, तो कम ही मिलेंगे ना $10,000 के, तो वो डिवाइड करके आएगा। किस केस में? डायरेक्ट कोड में। बट ये एग्जांपल में ना बच्चा इनडायरेक्ट कोड है। इनडायरेक्ट कोड में रूल चेंज हो जाता है। अगर आप बड़ी करेंसी से छोटी पे जा रहे हो, जैसे यहाँ पे पाउंड से किस पे जा रहे हैं अपन? डॉलर पे। पाउंड से किस पे जा रहे हैं? डॉलर पे। पाउंड से किस पे जा रहे हैं? डॉलर पे। तो जब, क्योंकि यहाँ पे लिखा है $1 इक्वल्स टू पॉइंट में पाउंड दिया हुआ है, अगर आपको करेंसी इनडायरेक्ट कोट में दी हुई है, मतलब $1 इक्वल्स टू पॉइंट है, तो वो इनडायरेक्ट कोट है। वहां पे रूल क्या चेंज जाएगा? बिगर टू स्मॉलर, वहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड, और स्मॉलर टू बिगर मल्टीप्लाई। बस इतना ध्यान रखना अभी के लिए। डायरेक्ट कोट में बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड। इनडायरेक्ट कोट में बिगर टू स्मॉलर डिवाइड एंड स्मॉलर टू बिगर मल्टीप्लाई। तो बहुत ज्यादा मैंने टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पे, फिर भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बात। आगे देखो, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यहां क्या गलती कर दी? क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। आपको मालूम है 3 तरीके की एफिशिएंसी होती है सब बच्चों को। क्या? वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब जो सिर्फ पास्ट प्राइस को कंसीडर करता है, वीक मतलब जो सिर्फ पास्ट प्राइस को कंसीडर करता है। सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब पास्ट प्लस पब्लिक, एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग मतलब पास्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब देखो क्या, prices move immediately after public news like a take over। बताओ, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में पब्लिक न्यूज के आते ही प्राइस मूव करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट पास्ट इंफॉर्मेशन पे भी वर्क करता है और पब्लिक पे भी। किस पे नहीं करता? प्राइवेट पे। पर बच्चों ने क्या करा? सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिक इन्फो, इनसाइडर ट्रेडिंग स्टिल गिव्स एन एज। मतलब बच्चे इस चीज को नहीं समझे, इस कंसेप्ट को, कि सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट को प्राइवेट इंफॉर्मेशन यानी इनसाइडर इंफॉर्मेशन बीट कर सकती है। यू कैन नॉट बीट सेमी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट बीट माय फ्रेंड सेमी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन विद पब्लिक इंफॉर्मेशन। अरे जो सबको पता है वो इसको भी पता है, बट जो किसी को नहीं पता वो इसको भी नहीं पता। इतना ध्यान रखना है। तो 3 कैटेगरी, कौन सा? पास्ट में क्या होता है? वीक में क्या होता है? सिर्फ पास्ट डाटा होता है। वीक को बीट नहीं कर सकते पास्ट डाटा से। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये भी तो जानो। आधी बात समझ? तो दोबारा से देखो चारों क्वेश्चन को। पहला क्या? रेशोज में गलती नहीं करनी है, कौन सा फैक्टर लेना है वो ध्यान रखना है। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। फॉर्मूले में कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं। सारे फॉर्मूले को एक बार कैलकुलेट करके देख लो, एमसीक्यू में एक्सेल नहीं होगा, एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर पे। तीसरी चीज, मल्टीप्लाई डिवाइड। डायरेक्ट कोट हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं ये वाला पॉइंट, इसीलिए मेरे को भी बार बार एम्फेसिस देना पड़ रहा है, बट इस शॉर्ट वीडियो में ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। बच्चों आप मेरी क्लास को देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है रिविजनरी क्लास में। प्लीज़ गो थ्रू कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, और डायरेक्ट कोड को कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और इनडायरेक्ट कोड में कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो आप ये गलती नहीं करोगे, लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलजेब्रा लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लर्न कर लोगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब तो एग्जाम टाइम में लर्न कर लो, लॉजिक धीरे धीरे समझते रहना, ठीक है। फोर्थ, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अच्छा, सेक्शन ए की 4 एग्जांपल की बात कर ली, जल्दी से सेक्शन बी पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेम ही बात है, देखो मैं सेक्शन ए बी में बहुत फर्क नहीं मानता। मेरे तो यही है कि सेक्शन ए बी में पता नहीं है कि कौन आके पिटाई करेगा, कौन सा क्वेश्चन आके लड़ाई करेगा, कहीं से भी आ सकता है। सेक्शन बी में बस ये पता है कि इसी जगह से 4 क्वेश्चन आए, वैल्यूएशन से आए हैं तो 5 क्वेश्चन वैल्यूएशन से आए, फॉरेक्स से आए तो वो 5 क्वेश्चन फॉरेक्स से आए। तो एक जगह डिसाइड हो गई है, बट फाइट वो की वो है, तरीका वो की वही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली। और तो क्या पता लगना है इन क्वेश्चन में एग्जामिनर को। अच्छा देखो, मैं इजी नहीं लेके आया हूं, मैं इस एरिया में दोबारा हेजिंग लेके आया हूं, फॉरेन एक्सचेंज लेके आया हूं। बच्चे छोड़ जाते हैं, ऐसे करते करते 10 मार्क्स का फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है एग्जाम में। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, एफआरए का क्वेश्चन है। सर एफआरए क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की हेजिंग कैसे करते हो? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट से। एफआरए क्या कह रहा है? तमुना कंपनी प्लान्स टू बोरो 10 million इन 3 months फॉर अ पीरियड ऑफ 3 month। 3 महीने बाद 3 महीने के लिए एफआरए बताओ, बिना देखे। चलो छुपा लिया मैंने, जल्दी से एफआरए बताओ 3 महीने बाद 3 महीने के लिए। आधे बच्चे नहीं बता पा रहे, आधे बच्चे नहीं बता पा रहे। तो एग्जाम में क्या खाक गेम खेलोगे? अभी एफआरए नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो सॉल्व क्या करोगे? क्या एफआरए बनेगा? 3-6, 3-4, 3-7, ऐसे कई एफआरए दे देगा बच्चा। एफआरए ही गलत चूज कर लेता है भाई। 3 महीने बाद 3 महीने के लिए कितना बना? 3-6। अच्छा 3 महीने बाद 6 महीने के लिए होता तो 3 महीने बाद 6 महीने के लिए होता तो 3-9। समझ गए? बोरोइंग रेट सही लो। क्या गलती कर रहे हैं?
पिकिंग डिपॉजिट, अरे ये कैसे कर सकते हो? डिपॉजिट और बोरोइंग रेट का फर्क नहीं समझते? डिपॉजिट रेट हमेशा लोअर रेट होता है, बोरोइंग रेट बैंक का हायर रेट होता है। बोरो एट हाई, कभी सस्ते में थोड़ी बेचेगा कोई बंदा सामान। बोरो एट हाई एंड इन्वेस्ट एट लो। अपनी एफडी कराते हो तो सेम रेट मिलता है जो बोरो करने जाते हो बैंक पे, सेम ही मिलता होगा बच्चों, तभी गलती कर रहे हो। देखो एग्जामिनर लिख रहा है तो मुझे तो एम्फेसिस करना ही पड़ेगा। इग्नोरिंग दैट FRA पे डिफरेंस बिटवीन रेट नॉट फुल इंटरेस्ट, अरे ये भी तो समझो कि FRA आपको डिफरेंस देगा। एक्चुअल रेट 3.2 है, FRA 4% पे, तो FRA पूरा 4% नहीं देगा आपको, क्या देगा? डिफरेंस, या ले लेगा या दे देगा। तो इसका डिफरेंस, ये भी गलती करते हैं। आपको अमाउंट निकालना है तो डिफरेंस को देखना है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? हाँ जी सर, ध्यान रखेंगे। फॉरगेटिंग टू एडजस्ट लोन पीरियड, अरे लोन पीरियड को एडजस्ट करो ना, टाइम अपोर्शन नहीं करोगे? 6 महीने का है, 3 महीने का देखोगे नहीं? 9 महीने का कितने टाइम का अपोर्शन नहीं करोगे? अपोर्शनमेंट पे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरा एग्जाम ब्लंडर कर देती है और फिर पेपर हो जाता है टफ। अरे सब आता है आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के पास्ट एग्जाम के यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या आ रहा है? और इन्हीं में आप धराशायी हो जा रहे हो। अरे फाइट करना है, जब इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो मैदान में जाके डरना किस बात का? आपको तो पता है ना क्या अटैक आने वाला है, आप उससे आराम से फाइट कर सकते हो। अच्छा, अब क्या आ गए हम? अब बेटा आ गए हम सेक्शन सी पे। किस पे? सेक्शन सी पे। सर सेक्शन सी क्या है? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, CRC। यहां पे क्या गलती होती है? कहता है हियर मोस्ट कैंडिडेट लूज मार्क्स, लेट्स सी हाउ टू अवॉइड दैट। कहता है यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। अरे सेक्शन सी के लिए ना एक ही तरीका मैं आपको समझाऊंगा, लो कंप्यूटर, लो अपना एक्सेल, लो वर्ड प्रोसेसर और हो जाओ शुरू। करो यूज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को, एक्सेल को, और करते रहो। डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताना कि एग्जाम में जाके गलती हो जाती है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, रैंक तक आ सकती है। कई मेरे बच्चे रैंक ला चुके हैं इन पेपर में बच्चा, और वो रैंक वाले ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक अलग से पढ़ रहे हैं, सेम चीज वो कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट ही बढ़ाना है और कुछ नहीं। डिसिप्लिन और एफर्ट के आगे हर चीज हार जाती है बच्चा। कैलकुलेट एनपीवी सेंसिटिव, डिस्कस प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कॉमन पिटफॉल है? इग्नोरिंग टैक्स इंपैक्ट इन्फ्लेशन इन एनपीवी। अरे इन्फ्लेशन को इंकॉर्पोरेट करना नहीं आता, टैक्स इंपैक्ट एडजस्टमेंट नहीं आती, 1 ईयर अरियर नहीं समझ आ रहा बच्चे को, किस तरीके से मैं एडजस्ट करूं एक्सेल पे, कैसे होगा फिर? देखो यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉरगेटिंग टू डिस्काउंट टैक्स पेमेंट मेड 1 ईयर अरियर, वही बात कह रहा है। अगर 1 साल बाद का अरियर का टैक्स पेमेंट है, टैक्स बेनिफिट 1 ईयर अरियर आ रहा है, 2 ईयर अरियर आ रहा है, तो उसको डिस्काउंट भी तो करोगे 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, करोगे ना? नहीं करोगे। अब देखो अगर तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, अब्बा डब्बा चब्बा, अपने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर जो पढ़ रखा है बच्चा वो समझ रहा है कि ये गलती होती है। इन DCF, टाइम योर टैक्स पेमेंट करेक्टली एवरी ईयर, काउंट एवरी मार्क्स काउंट्स। अच्छा सर आगे देखो, यहां पे क्या है? शुड गैमेज कंपनी यूज लोन नोट्स और राइट इशू। अब यहां देखो, अपन लोन नोट और राइट इशू में फर्क नहीं समझते। आप बताओ कि लोन नोट्स लिए जाएंगे तो ईपीएस पे क्या फर्क आएगा, गेयरिंग पे क्या फर्क? लोन लोगे तो कंपनी की गेयरिंग बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा, लीवरेज बढ़ेगी, हाँ, बट ईपीएस के लिए अच्छा है ना। आप लोन लोगे तो आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा, खाना खाने वाले घर में कम हो गए ना। भाई आपके घर में 10 मेंबर है तो वो 10 ही मेंबर खाना खाएंगे क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है बाकी के लिए। तो आपने ईपीएस पे अच्छा इंपैक्ट आता है लोन का, बट गेयरिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। वहीं राइट इशू से गेयरिंग गिरेगी। आपने इक्विटी ले ली, राइट इशू मतलब क्या? इक्विटी, बट ईपीएस तो गिर जाएगा। लो गेयरिंग बट डाइल्यूट ईपीएस। तो कहता है ऑलवेज बैलेंस रिस्क वर्सेस रिटर्न इन फाइनेंसिंग डिसीजन, थिंक फ्रॉम अ शेयर होल्डर परस्पेक्टिव। शेयर तो अच्छी लगी आज की एग्जामिनर रिपोर्ट की एनालिसिस। सो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।